नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये मैं आपको एंटीना के क्वेश्चंस लेके आई हूँ एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दे आर लाइकली टू बी आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, सो लेट्स बी फोकस्ड। सी, फर्स्ट क्वेश्चन है। मैं एक काम करती हूँ, रेड मार्कर ले लेती हूँ, ये वाला मार्कर लेती हूँ। ओके, द लेंथ ऑफ द हाफ वेव डाइपोल एट 30 मेगाहर्ट्ज विल बी। देखिए लैम्डा बाई 2 डाइपोल जो भी है आपका, ये जिसको हम हाफ वेव डाइपोल बोलते हैं, इसका मतलब होता है लैम्डा बाई 2 डाइपोल। ठीक है, तो लेंथ ऑफ जो डाइपोल है, द लेंथ ऑफ डाइपोल, दिस इज इक्वल टू हाउ मच? लेंथ ऑफ डाइपोल इज लैम्डा बाई 2। डायरेक्टिविटी लैम्डा बाई 2 डाइपोल की कितनी होती है? 1.64, या इसको हम बोलेंगे 2.15 dBi। ठीक है, इम्पिडेंस जो हाफ वेव डाइपोल का होता है, जो इम्पिडेंस होता है, मैं लैम्डा बाई 2 लिख रही हूँ। इम्पिडेंस जो हाफ वेव डाइपोल का होता है एंटीना का, इन फ्री स्पेस द इम्पिडेंस ऑफ हाफ वेव डाइपोल इन फ्री स्पेस इज 73 ओम्स। ठीक है, और हाफ पावर बीम विड्थ तो होती है, हाफ पावर बीम विड्थ वो 78 डिग्री होती है। तो यहाँ पे देखो आपकी लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय हाउ मच इट इज एफ, यही होता है ना, दैट मीन्स वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो यहाँ पे ये तो हो गया आपका 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एंड फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 30 इंटू 10 टू दी पावर 6, 30 मेगाहर्ट्ज गिवन है। तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो ये 10 बचा। तो इट विल बी लैम्डा इज इक्वल टू 10 मीटर। तो लेंथ ऑफ हाफ वेव डाइपोल विल बी एल इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। सो दिस विल बी इक्वल टू 10 बाई 2 इज इक्वल टू 5 मीटर। तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा 5 मीटर। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। द लेंथ ऑफ हाफ वेव डाइपोल। अब जैसे मान लीजिए लैम्डा बाई 4 डाइपोल, लैम्डा बाई 4 को हम मोनोपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोपोल बोलते हैं। इस मोनोपोल में इसका जो इम्पिडेंस है, अगर मैं इसमें मोनोपोल की बात करूं, जैसे ये लैम्डा बाई 4, दिस इज व्हाट, दिस इज मोनोपोल। इसकी लेंथ कितनी होती है? लैम्डा बाई 4। इसका इम्पिडेंस कितना होता है लैम्डा बाई 4 का? 1/2। इसका 1/2 इम्पिडेंस ऑफ लैम्डा बाई 2, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा? 73 डिग्री था तो 36.5 ओम्स होता है। 73 ओम्स था लैम्डा बाई 2 का, तो इसका होता है 36.5 ओम्स। डायरेक्टिविटी कितनी होती है लैम्डा बाई 4 मोनोपोल की? जो डायरेक्टिविटी हम निकालते हैं लैम्डा बाई 4 मोनोपोल की, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डायरेक्टिविटी ऑफ लैम्डा बाई 2, दैट मीन्स 2 इंटू 1.64। तो ये कितना हो जाएगा? 3.286। ठीक है, दैट मीन्स 2 4 जा 8। या अब इतना हो। अब अगर हम शॉर्ट डाइपोल की बात करें, ये तो था लेंथ ऑफ डाइपोल लैम्डा बाई 2। एक केस आपने पढ़ा डाइपोल की लेंथ लैम्डा बाई 2, दूसरा केस आपने पढ़ा मोनोपोल। एक होता है आपका शॉर्ट डाइपोल। जो शॉर्ट डाइपोल होता है, जो आपका शॉर्ट डाइपोल होता है, उसकी जो लेंथ होती है वो लेस देन लैम्डा बाई 10 होती है। ठीक है, इतना आपको मालूम होना चाहिए। और जो इसकी डायरेक्टिविटी होती है वो कितनी होती है? जैसे आपने पढ़ा डायरेक्टिविटी लैम्डा बाई 4 की 3.286 होती है, 2 टाइम्स ऑफ डायरेक्टिविटी ऑफ लैम्डा बाई 2 होती है। तो इसकी जो डायरेक्टिविटी होती है शॉर्ट डाइपोल की, वो 1.5 होती है और 1.76 dB होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ द एंटेनाज रेडिएटेड पावर इन अ गिवन डायरेक्शन? एफिशिएंसी, पावर गेन और पोलराइजेशन। देखिए गेन किसी भी एंटीना का, इट टेक्स द डायरेक्टिविटी इनटू अकाउंट। गेन ऑफ एन एंटीना इज द रेशियो ऑफ, किसी भी एंटीना का जो गेन होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द रेडिएशन इंटेंसिटी in a given direction to the radiation intensity that would be obtained if the power were radiated isotropically. If power were radiated isotropically, ये तो हुआ रेडिएशन इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन, रेडिएशन इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन। ठीक है, अब टर्म एंटीना गेन डिस्क्राइब्स कि हाउ मच पावर इज ट्रांसमिटेड इन डायरेक्शन ऑफ पीक रेडिएशन टू दैट ऑफ एन आइसोट्रोपिक सोर्स। ठीक है, मैथमेटिकली गेन को हम क्या बोलते हैं? जो आपका जी होता है, दिस इज इक्वल टू ईटा ई टाइम्स ऑफ डी। तो डी इज द डायरेक्टिविटी ऑफ एंटीना एंड ईटा इज द एंटीना एफिशिएंसी। डायरेक्टिविटी भी आपको मालूम होगा, डायरेक्टिविटी इज द रेशियो ऑफ द रेडिएशन इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन, इन अ गिवन direction from an antenna to the radiation intensity averaged over all
ओवर ऑल डायरेक्शंस, ओवर ऑल डायरेक्शंस। ओके, तो ये तो डायरेक्टिविटी थी। एंटेना एफिशिएंसी क्या होता है? रेशियो ऑफ द रेडिएटेड पावर ऑफ द एंटेना। एंटेना एफिशिएंसी क्या होता है? रेशियो ऑफ द रेडिएटेड पावर ऑफ द एंटेना टू द इनपुट पावर accepted by antenna, to the input power accepted by antenna। तो इसीलिए एंटेना का गेन ये डिस्क्राइब करता है कि किसी पीक किसी डायरेक्शन में मैक्सिमम रेडिएशन कितनी जाती है, हाउ मच ऑफ द पावर इज ट्रांसमिटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द पीक रेडिएशन टू दैट ऑफ एन आइसोट्रोपिक सोर्स। ठीक है, तो आपका जो किसी भी गिवन डायरेक्शन में एंटेना की रेडिएटेड पावर को कौन मेजर करता है? गेन करता है। राइट इट डाउन, गेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द मिनिमम रेंज इज टू बी डबल्ड इन अ रडार द पीक पावर हैज टू बी इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ। देखिए, रेंज ऑफ रडार का एक फॉर्मूला होता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। R इज इक्वल टू PT G स्क्वायर सिग्मा AE अपॉन 4 पाई का होल स्क्वायर इंटू PR टू दी पावर 1/4। ठीक है, तो G क्या है आपका? एंटीना गेन है। सिग्मा क्या है? रडार क्रॉस सेक्शन है। इट इज द रडार क्रॉस सेक्शन। PR क्या है? रिफ्लेक्टेड पावर है। AE क्या? इफेक्टिव एरिया ऑफ द एंटीना। तो यानी कि जो रेंज है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PT ऑफ 4 टू द पावर 1/4। यही होगा ना आपका? ठीक है, तो टू डबल द रेंज आर, इसने क्या बोला है? इफ द मिनिमम रेंज इज टू बी डबल्ड, अगर हमें रेंज को डबल करना हो, R डैश को हमें ट्वाइस R करना हो, तो PT हैज टू बी इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 16, क्योंकि 16 2 टू दी पावर 4 1/4, तभी तो रेंज आपकी डबल होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, an antenna has a radiation resistance of 72 ohm, a loss resistance of 8 ohm and power gain of 16. Calculate its directivity. Directivity is the measure of the concentration of the antenna's radiation pattern in a particular direction. किसी भी particular direction में एक एंटीना रेडिएशन पैटर्न की कंसंट्रेशन का कितना मेजर है वो डायरेक्टिविटी मेजर करता है। तो आपको पता है GP इज इक्वल टू ईटा GD भी होता है, या G इज इक्वल टू ईटा टाइम्स ऑफ D भी होता है। तो ईटा इज द एफिशिएंसी, D इज द डायरेक्टिविटी। तो जो ईटा है दिस इज इक्वल टू RR बाई RR प्लस R लॉस, यही रेजिस्टेंस होता है ना। तो यहाँ पे देखो जो रेडिएशन रेजिस्टेंस होता है ये आपका 72 ओम्स होता है, तो ये 72 ओम क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड जो आपको लॉस रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो 8 ओम दिया है, तो ये 72/80 हो जाएगा। जब ये 72/80 हो जाएगा तो आपको क्या चाहिए? डायरेक्टिविटी। ये तो आपने एफिशिएंसी निकाली। अब आप इसमें देखिए 40 देन 218 जा 220 जा 29 जा 18 जा 210 जा 20, तो ये 0.9 के करीब आया ना। अब आप इसमें देखिए G इज इक्वल टू, ये तो कितना हो गया आपका? आपको क्या निकालना है? डायरेक्टिविटी निकालनी है। तो D इज इक्वल टू G बाई ईटा। ठीक है, तो G बाई ईटा था, तो आप इसको कैसे निकालेंगे? गेन कितना दिया है आपको? गेन दिया है आपको 16, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 16/0.9। ठीक है, जब आप ऐसे लिखेंगे तो 9 2 जा 18 या 9 1 जा 9 70 9 9 जा 63। नहीं, अगर आप इसमें 160 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो 9 1 जा 9 7 16 70 9 9 जा 81 9 8 जा 72 9 7 जा 63, यही होगा ना। तो ये कुछ 17.7 समथिंग आएगा। क्या आएगा? 17.7 समथिंग। तो हम इसको क्या बोलेंगे? 17.78। दैट मीन्स ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मोनोस्टैटिक रडार इफ द एंटेना अपर्चर इज डबल्ड एंड द रडार रेंज विल। देखिए, एंटेना अपर्चर्स आर यूज्ड इन रेफरेंस टू द एरिया ऑफ द एंटेना। जनरली अपर्चर का मतलब क्या होता है? एरिया। It is related to the area of the antenna. It is defined as the measure of the ability of the antenna to effectively receive the power radiated towards it. जितनी भी पावर उसकी तरफ आ रही है उसको खींचना, उसको मतलब एंटेना जितना पावर रेडिएट करता है तो उतना उसको रिसीव भी करना चाहिए ना। ठीक है, एंटेना की कितनी कैपेबिलिटी है कि जो अपनी तरफ पावर रेडिएट हो रही है उसको रिसीव कर सके। तो यहाँ पे आप देखिए मोनोस्टैटिक रडार में अगर एंटेना अपर्चर डबल हो जाएगा, आपको फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या था? मैंने आपको क्या बताया था कि जो R मैक्स होता है, मैक्सिमम रेंज, दिस इज इक्वल टू PT G सिग्मा AE अपॉन कितना था? 4 पाई का होल स्क्वायर इंटू S मिनिमम था। ठीक है,
ऑफ होल टू द पावर 1/4 था, वेयर आर मैक्स क्या है, मैक्सिमम रेंज ऑफ रडार है, ठीक है। एस मिनिमम क्या है, मिनिमम डिटेक्टेबल सिग्नल पावर, यही है ना। अब आप जी क्या है, गेन ऑफ द डायरेक्शनल एंटीना है रिलेटेड टू दी आप कह सकते हैं अपर्चर। तो जी इज इक्वल टू क्या होता है, जी इज इक्वल टू 4 पाई ए ई बाय लेमडा स्क्वायर था, ठीक है। तो अब आप इसमें ये वैल्यू डालें, जैसे ये था आपका आर मैक्स, तो आर मैक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी टी सिग्मा ए ई अपॉन 4 पाई का होल स्क्वायर इंटू एस मिनिमम, ठीक है, इंटू अब ए ई की यहाँ पे जो आपका जी है इसकी वैल्यू आप डालेंगे 4 पाई ए ई बाय लेमडा स्क्वायर, यही होगा ना। अब यहाँ पे ऑफ होल टू दी पावर 1/4, इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में ये होगा पी टी सिग्मा ए ई स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया, एक मिनट, ये पावर और ये कैंसिल हो गई ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई, ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर इंटू एस मिनिमम ऑफ होल टू दी पावर 1/4। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो आर मैक्सिमम होगा इट इज प्रोपोर्शनल टू ए ई टू दी पावर हाफ। पहले तो ये डिफरेंस याद कर लीजिए कि जो मैक्सिमम रेंज होती है इट इज प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर रूट ऑफ द इफेक्टिव अपर्चर एरिया। तो इसने क्या बोला, इफ द एंटीना अपर्चर इज डबल्ड, अगर एंटीना अपर्चर डबल हो गया है तो हम इसको क्या लिखेंगे, आर डैश मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू ट्वाइस ए ई टू द पावर हाफ, एंड देन इस केस में हम इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट टू ऑफ आर मैक्स। तो इफ द एंटीना अपर्चर इज डबल द रेडार रेंज विल बी इंक्रीज्ड बाय √2, ठीक है। तो यानी कि ये वैल्यू कितनी होगी, इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ √2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, two radars are transmitting powers P1 and P2. If the transmitted power P1 is 16 times the transmitted power P2 and all other parameters are same, then the ratio of maximum range of radar 1 to the radar 2 is। देखिए मैंने आपको बताया था जो मैक्सिमम रेंज होती है इसका फॉर्मूला होता है पी टी ए नॉट स्क्वायर एस अपॉन 4 पाई लेमडा स्क्वायर पी मिन ऑफ होल टू द पावर 1/4। PT is the transmitted power, A naught is the capture area, S is the effective area। ये क्या होता है, effective area, right? And P minimum is the minimum power at the receiver which can be recognized। तो मैंने बताया था जो maximum range होता है it is proportional to the PT to the power 4, यही होता है। तो अब आप इसमें देखिए R maximum 1 by R maximum 2 is proportional to PT 1 to the power 4, सॉरी ये गलत हो गया है, इसको 1/4 करेंगे, ठीक है, बाय पी टी टू दी पावर 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये वैल्यू कितनी हो गई, पी टी कितना है, P1 इज 16 टाइम्स ऑफ P2 बोल रहा है, तो इट मीन्स इट शुड बी 16 एंड इट शुड बी, ये मान लीजिए PT2 था, ये PT2 था, ये ऑफ होल टू दी पावर 1/4 था, तो ये कैंसिल हो गया ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 टू दी पावर 2/1 ही तो आएगी, RM1 by RM2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रडार ट्रांसमिटिंग हैज अ पल्स रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी PRF जिसको बोलते हैं, पल्स रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी दिया है 1500 PPS, ठीक है, एंड अ पल्स विड्थ ऑफ माइक्रोसेकंड, पल्स विड्थ ऑफ 1 माइक्रोसेकंड। तो हमें ड्यूटी साइकिल चाहिए। फॉर अ रडार ड्यूटी साइकिल की फॉर्मूला होता है जो आपका ड्यूटी साइकिल होता है जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज इक्वल टू पल्स विड्थ इनटू PRF। तो पल्स विड्थ कितना है आपका, टाउ है, और ये क्या है, PRF है, पल्स रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी। तो पल्स विड्थ आपको 1 माइक्रोसेकंड दिया है एंड PRF आपको कितना दिया है, PRF आपको दिया है 1500। तो यहाँ पे ये 10 टू दी पावर -6 इंटू 1500 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितना होगा, 15 इंटू 10 की पावर -4, तो ये वैल्यू 0.0015 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, 0.0015, यानी कि थर्ड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इफ द रेडिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट r थीटा फाई ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल एंटीना लोकेटेड एट द ओरिजिन इज E, then the field at the point 2r theta phi is, this question is your homework, okay। ये मैं आपको
मैं आपको इतना बता देती हूँ कि 1/r जो होती है ये फार फील्ड होता है। 1/r इज रिलेटेड टू द फार फील्ड ऑफ द एंटेना, ठीक है, या जिसको हम रेडिएशन फील्ड भी बोलते हैं और रेडिएशन फील्ड भी बोलते हैं। और जो आपका 1/r² होता है इसको हम नियर फील्ड भी बोलते हैं, नियर फील्ड भी बोलते हैं और इंडक्टिव फील्ड भी बोलते हैं, और इंडक्टिव फील्ड भी बोलते हैं। और जो 1/r³ होता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, तो ये आप क्वेश्चन खुद करके आएंगे कि क्वेश्चन जो भी है कि r थीटा फाइव पे अगर E है इलेक्ट्रिक फील्ड तो 2r थीटा फाइव पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ठीक है। तो ये होमवर्क है। अगर आपको मेरा पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए अभी तो मैंने जॉब ज्वाइन करी थी, फिर मैंने कुछ, जब मुझे कॉल आता है तो मैं एज अ गेस्ट फैकल्टी ज्वाइन करती हूँ। जब कभी मेरी आप लोगों की दुआ से और भगवान की आशीर्वाद से मेरी परमानेंट टीचिंग जॉब लगेगी तब मैं यूट्यूब में बहुत कम वीडियोस तब डालूंगी, क्योंकि तब टाइम नहीं मिलेगा मुझे पढ़ाने का। ऐसा मुझे विश्वास है कि आप लोगों की दुआ से मेरी परमानेंट जॉब ज़रूर लगेगी। थैंक यू वेरी मच।